Assalamu alaikum aspirants. Hope so you all are doing great. Today we will discuss current affairs topic which is about Syria. जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट डेवलपमेंट जो मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है सीरियन क्राइसिस की, उसके रिलेटेड है ये आर्टिकल। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा सीरिया का जो पॉलिटिकल मैप है, कह लिए जियोग्राफिकली हम उसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझते हैं। सीरिया जो है इसमें 75% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और 13 to 14% जो है वो शिया कम्युनिटी बिलोंग करती है, ठीक है। और इसके अलावा अदर सेक्टेरियन ग्रुप्स भी हैं कुछ, ठीक है, माइनॉरिटीज़ मतलब उसमें। इसके अंदर जो है ना बशार अल असद साहब की गवर्नमेंट का जो अभी डाउनफॉल हुआ है उसके रिलेटेड है ये सारा जो आज का आर्टिकल है। बेसिकली अगर हम उनकी बात करें तो वो भी शिया कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे बशार अल असद साहब। इस मैप के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ईस्टर्न साइड पे सीरिया के जो है वो इराक है, ठीक है, ईस्ट में इराक है। इसके वेस्ट साइड पे अगर हम देखें इस मैप में तो लिबनान और इसराइल का बॉर्डर लगता है, ठीक है। और इसके साउथ में जो है वो जॉर्डन है और उसके नीचे इजिप्ट है। और इसकी अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इसके टर्की है, टर्की के ऊपर रशिया है सारा, ठीक है, साथ में आर्मीनिया। अच्छा, इस मैप के अंदर आपको येलो कलर का जो एरिया नज़र आ रहा है ये सारा जो है ये कुर्द फोर्सेस इसको कंट्रोल कर रही हैं। कुर्द फोर्सेस बेसिकली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जिसको हम SDF भी बोलते हैं। ये ग्रुप है कुर्द अलाइंस है, इसके अंदर जो इसको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो रेड कलर का आपको एरिया नज़र आ रहा है इस मैप के अंदर, इसमें बशार अल असद साहब की गवर्नमेंट थी। और इसके अलावा ये जो आपको अलेप्पो का एरिया नज़र आ रहा है, मतलब जहाँ पे हाईलाइट किया गया है ग्रीन कलर में, ये सारा जो था ये HTS जिसको हयात तहरीर अल शाम ग्रुप के नाम से जाना जाता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ जो है ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसमें टर्की के बॉर्डर के साथ बिल्कुल नॉर्थ में ये जो है वो टर्किश जो है अलायंस कुछ ग्रुप्स हैं, कह लें, वो यहाँ पे जो है वो इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके अंदर वो रूल कर रहे थे। ओके, ये तो हमने इसका थोड़ा सा मैप देख लिया। अब इसमें जो रिसेंट 2 वीक्स अगो अगर हमने जो देखी है डेवलपमेंट HTS की, उसने अटैक स्टार्ट किया है और अलेप्पो, इदलिब, हमा और हुमस और उसके बाद दमिश्क का जो रीजन है इसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और जो है फिर अल्टीमेटली बशार अल असद साहब जो है वो सीरिया से जो है वो रशिया मूव कर गए, ठीक है। इस मैप पे हमने थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस इसकी देखी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिकली फॉल देखेंगे बशार अल असद साहब का, और उसके जो काजेज़ थे, मेजर काजेज़ या रीजंस या फैक्टर्स कौन से थे जिनकी वजह से इनका 24 ईयर रूल जो है वो एंड हुआ बिलाखिर, ठीक है। तो इसके चैलेंजेस भी देखेंगे इसकी गवर्नमेंट को फर्दर, मतलब अब उसके बाद जब HTS कंट्रोल कर रही है या उन्होंने गवर्नमेंट के जो चार्ज है उसको संभाल लिया, ये इलाके को देख रहे हैं, तो इसके बाद क्या जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगी वो इस रीजन में क्या हो सकती हैं। अच्छा, सीरिया के अंदर 3 जो है ना वो मेजर प्लेयर हैं, रीजनल प्लेयर अगर अब हम बात करें या रीजनल प्लेयर्स की ही बात करते हैं। सबसे पहले टर्की है, ठीक है, उसके बाद इसके साथ यहाँ पे इसराइल है, इसराइल के साथ जो है ईरान और रशिया ऊपर, ठीक है। रशिया की बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है कि रशिया को मेडिटेरियन सी तक पहुँचने के लिए यहाँ पे इसकी सीरिया के बॉर्डर, सीरिया के अंदर ही कह लें, हमा का जो इलाका है यहाँ पे और हम्स का, यहाँ पे इसकी टार्टस जो है वो नवल बेस है और यहाँ पे हमीम उसकी जो है एयर बेस है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट एयर बेसेस है रशिया की, जिसके थ्रू उस रशिया का इस रीजन में काफ़ी इन्फ्लुएंस था, ठीक है। रशिया ने ही, मतलब रशियन गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया था बशार अल असद को जब 2011 के अंदर यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है सिविलियंस ने स्टार्ट किए थे अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रूल ऑफ बशार अल असद साहब। अब इसमें आपके पास नेक्स्ट है जी ईरान। ईरान का जो इंटरेस्ट है इसमें, ईरान के लिए एक डायरेक्ट कह लें लिंक था लेबनान तक पहुंचने के लिए। लेबनान के अंदर देखें ईरान बैक्ड जो है हिजबुल्लाह ग्रुप, ठीक है, उसके साथ जो इसके रिलेशंस थे वो सीरिया की गवर्नमेंट को इसीलिए सपोर्ट कर रहा था, इसका भी अपना इंटरेस्ट था यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल जो है ये आपके पास यहाँ पे नॉर्दर्न वेस्ट बॉर्डर के ऊपर ब्लू कलर का एरिया नज़र आ रहा है आपको इस मैप के अंदर। ये जो है गोलान हाइट्स का एरिया है जो इसराइल ने 1967 के अंदर 6 डेज़ वॉर में इसको कैप्चर कर लिया था सीरिया से। बेसिकली टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये रीजन जो है वो सीरिया का है, ठीक है, सीरियन लैंड के अंदर आता है, लेकिन इसको इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। अब ये फर्दर यहाँ से आगे जो है वो मूव कर रहा है, इसने अटैक्स भी किए हैं काफ़ी, इसकी जो है सीरियन मिलिशिया जो है उस पर अटैक किए हैं, ठीक है। ओके, ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें सीरिया के बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल जो है ये जो हमा इसका सिटी है, इसके अंदर इसकी जो है हमीम एयर बेस और टार्टस जो नवल बेस है,
ये रशिया की है, ठीक है। इसने यहाँ पे जो है वो डेवलप की थी और अब यहाँ से ये मूव कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। न्यूज़ में ही सुनने को मिल रहा है कि जो रशिया है वो अब में भी मतलब पॉसिबल है कि वो लीबिया जाए, मतलब वहाँ पे अपनी एयर बेसेस जो है वो बनाए या अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्रिएट करे मेडिटेरियन सी तक पहुँचने के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे बशर अल-असद साहब की गवर्नमेंट नहीं रही, तो उन्हें यहाँ पे अपने इंटरेस्ट जो हैं वो थोड़े से वीक होते नज़र आ रहे हैं कह लें, ठीक है। मे बी मतलब वो निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं इसके साथ, एचटीएस के साथ भी। लेकिन अब एचटीएस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, मतलब वो क्या मूव आगे नेक्स्ट लेते हैं इसके हवाले से, वो फिर देखा जाएगा। ओके, अब हमने मैप को थोड़ा-सा डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपके माइंड में थोड़ी-सी पिक्चर्स के थ्रू थोड़ी-सी मतलब इमेज जो है वो क्रिएट हो गया होगा कि सीरिया का जो रीजन है ये कहाँ पे है, मिडल ईस्ट के अंदर है। इसका साथ जो इम्पोर्टेंट इसकी सिटीज़ हैं अलेप्पो, हमा, हमस और दमिश्क जो है इसका कैपिटल बेसिकली। यहाँ पे किस तरह से जो है एचटीएस ने अटैक किया और कहाँ तक मतलब उन्होंने कैसे इसके सारे एरिया को जो है कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इसका सबसे पहले सीरियन क्राइसिस का अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, या इसको मतलब करंट इशू ही चल रहा है, ठीक है, तो इसके मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको देख सकते हैं हम। इसका अगर इंट्रोडक्शन है तो द सीरियन सिविल वॉर विच इरप्टेड इन 2011। ये बेसिकली 2011 में स्टार्ट हुई थी, जब अरब स्प्रिंग आया था 2010 में, ठीक है। तुनीसिया, इजिप्ट और ये सारे जो थे कंट्रीज़, वहाँ से होता हुआ ये सीरिया में 2011 में स्टार्ट होता है। बेसिकली ये मूव थी, मतलब सिविलियंस ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर्स कह लें, या अथॉरिटेरियन जो रूल वहाँ पे कर रहे थे गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ, ठीक है, उनके रेजिग्नेशन के लिए। has descended into one of the most catastrophic humanitarian crises of the 21st century। 21st century का जो है ये एक बहुत ही कह लें शदीद किस्म का ये संगीन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो है क्राइसिस जो है उसमें इसने मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया है। किस तरह से, विच बिगेन एज अ पीसफुल अपराइजिंग फॉलोइंग अरब स्प्रिंग 2010 अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन regime of the Bashar al-Assad quickly escalated into a brutal conflicts drawing in regional and global powers, extremist groups and multiple factions weighing for control। कि किस तरह से फिर जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था बशर अल-असद साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने किस तरह से क्रैकडाउन किया। उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की लोगों की, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को डिटेन किया, उनको मार दिया कुछ को, ठीक है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग जो हैं वहाँ से मूव कर गए, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ जो है नियरेस्ट उनके थे, मतलब वहाँ पे उन्होंने जो है वो माइग्रेट कर गए। इसमें फिर रीजनल पावर्स जो हैं वो टर्की, रशिया, ईरान और अगर हम इसराइल की बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो ये जो है इनका थोड़ा सा कह लें कि इस रीजन के अंदर और यूएसए का इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है, 2011 से लेके टिल डेट 2024 तक। दिस क्राइसिस हैज़ रिजल्टेड इन द अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन सफरिंग। इस क्राइसिस की वजह से फिर क्या होता है, इंसानों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ठीक है, विद मिलियंस डिस्प्लेस्ड, लाखों की तादाद में लोग वहाँ से मूव कर गए, ठीक है। काउंटलेस सिविलियंस किल्ड, बहुत लातादाद जो है वो शहरियों को मार दिया गया। एंड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज रिड्यूस टू ruins। और मुल्क का जो था इंफ्रास्ट्रक्चर था, कल्चरल हेरिटेज था, वो तबाह कर दिया गया, ठीक है। दिस क्राइसिस फाइनली एंडेड विद द फॉल ऑफ द बशार अल-असद गवर्नमेंट ऑन 8 दिसंबर 2024। अभी 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क का जो एरिया है वो जब एचटीएस ने कंट्रोल किया, तो बशर अल-असद साहब की गवर्नमेंट को फाइनली जो है वो एंड होगी। When he fled to the Russia amidst a major offensive by opposition forces। अपोजिशन फोर्सेस जो थी इस रीजन में, जब उन्होंने कंट्रोल संभाला तो ये यहाँ से भाग गए। नेक्स्ट है हेडिंग हमारे पास फॉल ऑफ बशार अल-असद रिजीम। द फॉल ऑफ बशार अल-असद रिजीम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपके पास कि किन रीजंस की वजह से इसका जो है गवर्नमेंट जो है वो डाउनफॉल हुई है, एंड हुआ इसका। सिग्निफिकेंट ब्लो केम फ्रॉम द लॉस ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम की एलाइज। इसके की एलाइज कौन से थे, रशिया और ईरान, ठीक है, विच हैड प्रीवियसली प्रोवाइडेड क्रूशियल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक बैकिंग। इसको इससे पहले रशिया जो है वो ईरान वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। इवन उसकी सपोर्ट की वजह से ही तो जो बशार अल-असद साहब थे वो सर्वाइव कर सके थे 2011 में, ठीक है, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जिसकी वजह से इसकी गवर्नमेंट जो है वो वीक हुई और इसका डाउनफॉल हुआ। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास इंटरनल वीकनेस। इसके जो अपनी फोर्सेस थी उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीकनेस देखी गई। द असद रिजीम इंटरनल वीकनेस आल्सो प्लेड अ सब्सटेंशियल रोल इन इट्स डाउनफॉल। इसके अपने डाउनफॉल में इसकी अपनी फोर्सेस की कमजोरी एक अहम वजह थी। द रिजीम्स मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन कोलैप्स लार्जली विदाउट द वायलेंस एज फोर्सेस प्रेफर टू सरेंडर रादर देन फाइट। इंटरनल वीकनेस काज्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस थी, मिलिट्री फैक्टर्स थे, उसमें सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं जी, करप्शन है, नेपोटिज्म है आपके पास, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो होगी, ठीक है। इसने बहुत सारा पैसा जो है वो रशिया भी कहा जाता है, कहा जा रहा है न्यूज़ के अंदर कि जो है वो इसने भेजा, ठीक है।
ऑलमोस्ट इनके जो है वो 20 अपार्टमेंट्स जो हैं वो रशिया के अंदर इनकी फैमिली के इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। तो मिलिट्री फैक्टर्स इसमें कौन से हैं? वार फटीग थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तवील जंग चल रही थी 2011 से लेके। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर सुन्नी शिया डिवाइड जो है, ठीक है, सुन्नी मेजोरिटी में है, शिया जो है वो 13 to 14% पॉपुलेशन है शिया, ठीक है। उसके अलावा अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हैं। कुर्दिश ऑटोनमी है, इसमें कुर्द पीपल हैं, जो कुर्द बेसिकली एक एथनिक ग्रुप है जिसका जो इराक के अंदर उसके बॉर्डर के साथ, ठीक है, नॉर्थ में, और जो टर्की है उसके साथ साउथ के बॉर्डर के साथ उसके, और जो सीरिया है इसके जो है नॉर्थ बॉर्डर के साथ, यानी कि यहाँ पे ये कुर्द पॉपुलेशन जो है वो आबाद है, ठीक है। और वो बेसिकली अपना सेपरेट जो है वो कंट्री चाहते हैं, इस वजह से वो लोग यहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं और सारा कुछ। पॉलिटिकल फैक्टर्स में लैक ऑफ द लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये इंटरनली जो है वो वीक हो गए। उसके बाद है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा हो सकता है? एक्सटर्नल प्रेशर पर्टिकुलरली फ्रॉम द इसराइल, ठीक है, इसराइल की तरफ से था। फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू द रिजीम्स कोलैप्स, जिसकी वजह से इसका जो है रिजीम वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। इसराइल्स मिलिट्री एक्शंस इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीरियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, अभी भी जब इनका डाउनफॉल हुआ है तो उसके बाद भी इसराइली अटैक किया है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के ऊपर सीरिया के अंदर, ठीक है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उसने टारगेट किया, उनको अटैक किया। वीकेंड द रिजीम्स एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल, उसने इसको बेसिकली कमज़ोर करने के लिए, ताकि वो इस एरिया को खुद कंट्रोल कर ले। अब वो गोलान हाइट्स का जो इनका जो कह लें लैंड डिस्प्यूट चल रहा था, उस पे भी फर्दर वो आगे मूव करता दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ से भी एस्केलेशंस हो सकती हैं। राइज ऑफ द अपोजिशन फोर्सेज, अपोजिशन फोर्सेज जो हैं जी कौन सी हैं? इसमें डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें HTS है, हयात तहरीर अल शाम, ठीक है। इसका राइज होता है 2017 के अंदर, ठीक है। आल्सो पोज्ड अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द असद रिजीम, असद रिजीम को ये भी एक मेजर चैलेंज था, ठीक है। HTS मिलिट्री कैंपेन अल्टीमेटली लेड टू द रिजीम्स कोलैप्स, जिसकी वजह से फिर अब इन्हीं के अटैक्स जो इन्होंने मूव स्टार्ट की थी 2 वीक्स अगो, उसकी वजह से अब इसका जो रिजीम है वो कोलैप्स कर रही है। US बैक्ड सीरियन रेबल ग्रुप्स, अब इसमें कुछ US बैक्ड सीरियन रेबल ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्की भी है, सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे मतलब ग्रुप्स को जिनका ताल्लुक जो है वो HTS के साथ है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास द लैक ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द रशिया एंड ईरान। अब रशिया और ईरान की अगर हम बात करें, जो इसके की एलाइज थे जिन्होंने इसे सपोर्ट किया था 2011 टू टिल डेट 2024 तक कह लें, इसमें अब रशिया जो है वो अपनी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में है यूक्रेन के साथ, ठीक है। यूक्रेन के साथ जिसकी वॉर चल रही है 2022 से। उसके बाद ईरान जो है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो है वो सिंस इन्वेजन ऑफ गज़ा, मतलब इसराइल ने जब से गज़ा पे अटैक स्टार्ट किए हैं 7 अक्टूबर, तब से ये जो है अपने इसके कन्फ्लिक्ट्स जो कह लें अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं सीरिया के साथ, उसके साथ इसराइल के साथ। और हज़बुल्लाह का जो ग्रुप था उसके देखें लीडर जो थे इस्माइल हनिया साहब, उनको जो है वो असैसिनेट कर दिया गया तेहरान के अंदर, इसके अपने कैपिटल के अंदर ईरान के। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके इंटरनल इश्यूज़ जो थे ना वो इसराइल के साथ चल रहे थे, ठीक है। और हज़बुल्लाह जो है उसकी फोर्सेस भी यहाँ से निकाल दी गई थी फिर सीरिया के अंदर से, ठीक है। एक ये रीज़न भी है। अब हज़बुल्लाह जो है वो बेसिकली ईरान बैक्ड ग्रुप है, कह लें इसके प्रॉक्सीज कंसिडर किया जाता है। जो यमन के अंदर हौसीज़ हैं, और हज़बुल्लाह के जो ग्रुप है बेसिकली ये लेबनान के अंदर और इसके अंदर सीरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा था बशार अल असद की फोर्सेस के साथ मिलकर, ठीक है। बेसिकली ये क्रुशियल एलाइज थे असद रिजीम के, ठीक है, फ्रॉम एरियाज़ लाइक अल कौसर। अब ये अल कौसर जो है इलाका, यहाँ पे बेसिकली ये रूल कर रहा था हज़बुल्लाह, ठीक है। फर्दर वीकेंड द गवर्नमेंट्स डिफेंसिव पोजीशन, इसकी वजह से फिर हुकूमत का जो मज़ीद जो डिफेंसिव पावर थी वो वीक हो गई है, ठीक है। रशिया फोकस ऑन इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लेड टू अ डिमिनिश्ड इन्वॉल्वमेंट इन सीरिया। अब रशिया को अपने तो जो सारी फोकस था वो बेसिकली यूक्रेन वॉर पे चल रहा है, ठीक है। इस वजह से वो सीरिया को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया। वाइल ईरान कंकरेंट इंगेजमेंट इन द कन्फ्लिक्ट विद इसराइल आल्सो डाइवर्टेड इट्स अटेंशन, ईरान का जो करंट चल रहा है इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो इसकी वजह से ईरान भी जो है वो इस तरह से इसे इकोनॉमिकली या मिलिटरली जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर पाया। द रिडक्शन इन द सपोर्ट फ्रॉम द एलाइज क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन forces led by the Hayat Tahrir al-Sham HTS to launch a successful offensive against Damascus। इसकी वजह से जी HTS जो है वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो है कहा जाता है कि असद रिजीम जो है फाइनली वो कोलैप्स कर गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चैलेंजेस अहेड, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग। रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग का सबसे पहला चैलेंज है सीरिया को इस टाइम। द
country's infrastructure, economy, and social fabric have been severely damaged, requiring significant investment and effort to rebuild. कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है कह लें, सोशल फैब्रिक्स जो इसका है वो काफ़ी वीक हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसके अंदर, अगर हम देखें जो रेबल ग्रुप्स हैं तो उनका सबका जब ट्रांजिशन गवर्नमेंट आएगी कह लें तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस इसको देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एक मेन रोल है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हमने रीबिल्ड करना है सीरिया को, अब ये एचटीएस के लिए एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चैलेंज जो है सीरियन गवर्नमेंट के लिए, जो फ्यूचर गवर्नमेंट होगी उसके लिए, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इस तरह से मेंटेन करना, द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस आर्म ग्रुप्स, बहुत सारे आर्म ग्रुप्स है अब इसके अंदर, एसटीएफ की अगर हम बात करें, आईएसआईएस की बात करें, एचटीएस की बात करें, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारी जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन समेत मतलब बहुत सारा कह लें एक अहम जो है वो थ्रेट हो सकता है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को, कि किस तरह से स्टेबल किया जाए सिचुएशन को कंट्री के अंदर, और सिक्योरिटी जो है उसको किस तरह से जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, ये कह लें उसको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्या है इसके अंदर, द कन्फ्लिक्ट हैज़ लेड टू अ मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस प्रोलॉन्ग्ड वॉर के नतीजे में अब बहुत सारे सिविलियंस जो हैं वो डिस्प्लेस कर गए, कुछ जो है वो उसमें मारे गए कह लें, कुछ उसके अंदर जो है कुछ लोग अब फर्दर ये मतलब जब जैसे लोग अब वापस आएंगे, ठीक है, तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए सारा प्रोसेस जो है वो बेसिकली उसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, और जो है चीज़ें जो हैं वो फिर से ठीक होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। विद मिलियन ऑफ सीरियंस डिस्प्लेस्ड, इंजर्ड और किल्ड आफ्टर फॉल मैनी आफ्टर असद फॉल मैनी सिविलियंस वुड कम बैक टू देयर होम्स। तो बहुत सारे सिविलियंस वापस अपने घरों को लौटेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चैलेंजेस हैं लोगों के लिए भी। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन, प्रोसेस ऑफ द पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन, यानी कि अब सियासी जमातें जो हैं इसमें अपोजिशन फोर्सेज जो हैं, जो अलाइड ग्रुप्स बेसिकली अभी तो ये अलाइड हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट बनेगी या उसमें सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांजिशनल जस्टिस जो है उसको किस तरह से मेनटेन किया जाएगा, ये कम्प्लेक्स सिचुएशन है, ठीक है, या एक मेजर चैलेंज है, रिक्वायरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसमें बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है और स्टेक होल्डर्स जो है बहुत सारे, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द पॉसिबल फ्यूचर ऑफ द सीरिया आफ्टर असद डाउनफॉल। असद के जाने के बाद जी अब सीरिया का जो है वो फ्यूचर किस तरह का होगा, या उसमें क्या सिचुएशन होगी, या किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी चीज़ें। द फ्यूचर ऑफ द सीरिया आफ्टर असद डिपार्चर इज़ अनसर्टेन एंड कम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा गैर यकीनी कह लें या कम्प्लेक्स है इसको समझना। द कंट्री इज़ लाइकली टू एंटर अ ट्रांजिशनल फेज़। अब ट्रांजिशनल फेज़ में मुमकिन है कि जो है वो कंट्री इससे गुजरे, विद वेरियस फैक्शंस, बहुत सारी जमातें हैं इसके अंदर अगर हम बात करें, एंड स्टेक होल्डर्स विंग पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो चाहते हैं कि वो यहाँ पे पावर को कंट्रोल करें या इन्फ्लुएंस जो है अपना मेंटेन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका हमारे पास पॉइंट है कि फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर के लिए सीरिया की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से होगी, इमीडिएट आफ्टरमैथ। अब इसके जाने के बाद इन शॉर्ट टर्म द अपोजिशन फोर्सेज लेड बाय द हयात तहरीर अल-शाम, एचटीएस जो है वो अपोजिशन फोर्सेज जो हैं आर लाइकली टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर, मतलब मुमकिन है कि वो यहाँ पे अपना कंट्रोल जो है इस एरिया में जो है वो मजबूत कर सकें ओवर द न्यूली कैप्चर्ड टेरिटरीज, जो उन्होंने अभी मतलब नया नया इलाका जो है उसको कैप्चर किया है, इंक्लूडिंग अलेप्पो एंड दमिश्क, ठीक है, हमस और हुमास, ये सारे इलाके जो हैं। द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ अ कुर्दिश लेड अलायंस, ये कुर्दिश जो हैं पीपल जो हैं उनका बेसिकली अलायंस है, मे आल्सो एक्सपैंड देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, ये टर्की के बॉर्डर के साथ नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे सीरिया के, ये यहाँ पे जो है वो एसटीएफ ग्रुप जो है वो वहाँ पे रूल कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, तो इसको ये अपना एक्सपेंड बेसिकली रूल जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सपेंड कर सकता है। अब नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनेगी किस तरह से, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू बी एस्टेब्लिश, मतलब मुमकिन है कि ये मतलब इस्टेब्लिश हो सके, कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं फ्रॉम वेरियस अपोजिशन ग्रुप्स, बहुत सारे इसमें अब अपोजिशन ग्रुप्स हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, इंक्लूडिंग एचटीएस एंड एसटीएफ एंड अदर फैक्शंस, मल्टीपल फैक्शंस हैं यहाँ पे। दिस गवर्नमेंट विल फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग रीबिल्डिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज एंड एड्रेसिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा रीबिल्ड करना कंट्री को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पेशली अगर हम बेसिक सर्विसेज की बात करें जो लोगों को प्रोवाइड करनी है इन्होंने, या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को किस तरह से एड्रेस करना है, इस सारी सिचुएशन को लेके एक मेजर चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास रीजनल एंड इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट।
जो रीजन के अंदर इसके की प्लेयर्स हैं, ईरान रशिया की बात करें या इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट लाइक यूएसए, तो इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। रीजनल इंटरनेशनल पावर्स इंक्लूडिंग टर्की, रशिया, ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर लाइकली टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग सीरियाज फ्यूचर। सीरिया के फ्यूचर में इनका एक अहम किरदार हो सकता है। टर्की इन पार्टिकुलर मे सीक टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द नॉर्दर्न सीरिया। नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया जो है, वहाँ पे कुर्दिश पॉपुलेशन जो है वो रिजाइड कर रही है, तो उस चीज़ को बेसिकली एसटीएफ को टर्की जो है वो वीक करना चाहता है, ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करना चाहता है, तो इसको वो अपना इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन में बढ़ा सकता है टर्की। वाइल रशिया एंड ईरान मे ट्राई टू मेंटेन देयर मिलिट्री प्रेजेंस इन द कंट्री। रशिया और ईरान जो है वो पूरी कोशिश करेंगे अपना मिलिट्री प्रेजेंस जो है इसमें बरकरार रखें। इवन उन्होंने अभी एसटीएस के साथ जो है वो कह रहे हैं कि निगोशिएट करने के लिए, मतलब उन्होंने ऑफर जो है वो पेश की भी है, लेकिन एसटीएस की तरफ से अभी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसको हम एंड किस तरह से करेंगे इसके कंक्लूजन पे। आफ्टर असद डाउनफॉल हु रूल्ड फॉर 24 years and killed around million people in Syria are facing multiple challenges after getting freedom from the authoritarianism। अथॉरिटेरियनिज्म से तो उन्होंने आज़ादी हासिल करी, लेकिन इनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो फर्दर इन्हें फ्यूचर में देखने पड़ सकते हैं। इट मे टेक मैनी ईयर्स टू रीबिल्ड सीरियाज इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे साल लग सकते हैं सीरिया की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए। एंड कॉस्ट हैवी टू सीरियन नेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉर। जो 2011 से लेके 2024 तक जो वॉर चल रही थी, उसके अंदर जो है वो सीरिया की आवाम को बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ी, ठीक है। इसको हम यही ऐड करते हैं जी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन। अल्लाह हाफिज़।